Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with Class 8, Chapter 1 of your English textbook, The Best Christmas Present in the World. हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रिसमस प्रेजेंट की जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट कोई क्रिसमस प्रेजेंट नहीं है। बिफोर यू रीड, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. अब हिस्ट्री की कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है जो कि इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते हैं. The story you will read mentions one such date and event. आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो ऐसे ही एक डेट की और ऐसे ही एक इवेंट के बारे में है. A war between the British and the Germans in 1914. हम आज बात कर रहे हैं एक वॉर की. वॉर हुई है ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में. ईयर चल रहा है 1914. कैन यू गेस विच वॉर इट इज़? क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी वॉर चल रही है? So now we are on Scene 1. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. अब I का मतलब है हमारा ऑथर. ऑथर ने क्या देखा एक जंक शॉप में? जंक का मतलब होता है कबाड़ा. तो एक कबाड़े की शॉप में उसने एक डेस्क देखी, रोल टॉप डेस्क. ये जो शॉप है, जंक शॉप है, ये ब्रिडपोर्ट में है. The man said it was early 19th century and oak. अब मैन ने क्या बताया? कौन से मैन ने? उस जंक शॉप वाले शॉपकीपर ने बताया कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19th सेंचुरी की है और ये ओक ट्री से बनी हुई है. I had wanted one, but they were far too expensive. अब जो हमारा ऑथर था उसे हमेशा से एक ऐसी ही रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत थी. वो हमेशा से चाहता था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी. इस वजह से वो कभी भी खरीद नहीं पाया था. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. अब ये जो रोल टॉप डेस्क थी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी. इसका ऊपर का जो रोल टॉप था वो टूटा हुआ था. इसका एक लेग बहुत ही क्लमजली मेंडेड था, मतलब इसको ठीक कराया हुआ था और बहुत ही गंदी तरीके से ठीक कराया हुआ था. हर जगह उस पर बहुत से मार्क्स लगे हुए थे उस टेबल पे. इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी. और क्योंकि वो टेबल इतनी बेकार थी इसी वजह से वो बहुत सस्ती में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. ऑथर को लगा कि ये उस टेबल को वापस से ठीक कर सकता है. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. अब ये एक रिस्क की बात थी क्योंकि हो सकता था वो टेबल सही हो जाए और हो सकता था वो टेबल सही ना हो. तो पैसे खर्च करना एक ऐसी चीज़ पे रिस्की तो था, लेकिन फिर भी हमारे ऑथर ने ये रिस्क ले ली. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. ऑथर ने शॉपकीपर को पैसे दिए और वो टेबल वहाँ से ले गया. कहाँ लेकर गया? अपना जो गैराज था उसी के पीछे इसने एक वर्करूम बना रखा था, वहाँ पर उसने वो टेबल रख दी. I began work on it on Christmas Eve. अब क्रिसमस का दिन था और उस दिन इसने इस टेबल को ठीक करना शुरू किया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. सबसे पहले इसने उस रोल टॉप डेस्क का जो ऊपर का टॉप था वो हटा दिया और उसके बाद इसने एक एक करके सारी ड्रॉर्स को बाहर निकाल दिया. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. अब जो टेबल के ऊपर एक पतली सी लेयर लगी हुई होती है जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस बनी होती हैं उसे बोला जाता है वेनीर. तो इस टेबल की वेनीर पूरी तरीके से निकल रही थी
तो ऐसा लग रहा था देखकर कि पानी से वो डैमेज हो चुकी थी। Both fire and water had clearly taken their role on this desk. अब ये ऐसी टेबल थी जो आग से भी डैमेज हो चुकी है और पानी से भी डैमेज हो चुकी है। The last drawer was stuck fast. अब जो इस टेबल की लास्ट वाली ड्रॉर थी वो अटक गई, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। I tried all I could to ease it out gently. अब हमारे ऑथर ने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी कि वो टेबल जल्दी से बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। फिर लास्ट में जब टेबल का ड्रॉअर बाहर नहीं आया तो इसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉअर। अब इसने अपनी सारी ताकत के साथ एक ज़ोर से इस पर अपनी फिस्ट से मारा। फिस्ट यानी कि मुक्का। इसने मुक्का मारा और जैसे ही इसने अपनी फिस्ट से मारा ड्रॉअर बाहर निकल गई। जैसे ही ड्रॉअर बाहर निकली वहाँ पर अंदर एक छोटा सा स्पेस खाली था। जब इसने देखा तो वो स्पेस के यहाँ पर एक और सीक्रेट ड्रॉअर थी अंदर। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. अब इसने अंदर अपना हाथ डाला, वहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स रखा हुआ था। Cello taped to the top of it was a piece of lined notepaper and writing on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25th, 1915. अब उस ब्लैक बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी और सेलो टेप से एक छोटा सा पेपर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ये एक जिम नाम के लड़के का लास्ट लेटर है और ये लेटर जनवरी 25th 1915 को रिसीव किया गया है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। लेटर में एक और चीज़ लिखी थी कि ये लेटर मेरे साथ ही बरी हो जाएगा, दफन हो जाएगा जिस दिन सही टाइम आएगा। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. अब हमारे ऑथर को ये तो पता था कि किसी और का लेटर खोलना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन क्यूरियोसिटी, इसको जानने की जिज्ञासा थी कि उस लेटर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर क्या है। इस वजह से इसने अपनी फीलिंग्स को साइड में रखा एंड इट यूजुअली डज। इसने उस बॉक्स को खोल लिया। बॉक्स के अंदर क्या मिला इनको? बॉक्स के अंदर इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड, और उस एनवेलप में एक और एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट। वहाँ पर मिसेस जिम का एड्रेस लिखा हुआ था। लेटर किसने लिखा था? जिम ने। लेटर किसको लिखा था? मिसेस जिम को। इसका मतलब जिम ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। जो हमारा ऑथर है उसने लेटर को बाहर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1915। अब ये जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा हुआ था और कौन सी दिन को लिखा था ये लेटर? December 26, 1914 को ये लेटर लिखा था। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा ऑथर है वो उस लेटर को रीड कर रहा है। डियरेस्ट कॉनी। ये कॉनी कौन है? जो हमारा जिम है जो कि ये लेटर लिख रहा है उसकी वाइफ थी मिसेस जिम। यही मिसेस जिम का नाम है कॉनी। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. अब कुछ जिम ने बोला कि कुछ इतना अच्छा हुआ है जिसके बारे में मुझे तुम्हें एक ही बार में सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। We were all standing
to in our trenches yesterday morning. अब जिम बोल रहा है कि हम सारे लोग अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे कल सुबह। ट्रेंचेस होती है, आप इधर वर्ड मीनिंग में देखेंगे, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। दुश्मनों से बचने के लिए हम लोग एक बहुत गहरा सा और बहुत लंबा एक गड्ढा खोद देते हैं ज़मीन के अंदर, जहाँ पर सोल्जर्स अपने आप को छुपाते हैं। तो ये लोग भी वहीं पर खड़े हुए थे अपने ट्रेंचेस में। क्रिसमस मॉर्निंग, अब क्रिसमस मॉर्निंग की बात है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट all about, as beautiful a morning as I've ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब क्रिसमस था, इस वजह से चारों ओर शांति थी, और जैसा एक क्रिसमस मॉर्निंग को अच्छा होना चाहिए था, उसी तरीके से एक कोल्ड एंड फ्रॉस्टी सी मॉर्निंग वहाँ पर थी। I should like to be able to tell you that we began it. अब हमारे जिम ने बताया कि मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने शुरुआत की। किस चीज़ की शुरुआत की है वो हम चैप्टर में आगे रीड करेंगे। बट द ट्रुथ आई एम ashamed to say is that Fritz began it. लेकिन सच्चाई तो क्या है कि ये हमने नहीं बल्कि फ्रिट्स ने शुरुआत की। फ्रिट्स नाम दिया जाता है, अगर आप यहाँ देखेंगे वर्ड मीनिंग्स में, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। जो जर्मन सोल्जर होता है उसको नाम दिया जाता है फ्रिट्स। तो यहाँ से चैप्टर आगे जब बढ़ेगा तो हम लोग कहीं भी जर्मन सोल्जर नहीं बोलेंगे, हम लोग फ्रिट्स बोलेंगे, और फ्रिट्स का मतलब है जर्मन सोल्जर्स। फर्स्ट, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. अब जहाँ जिम था इसने ऑपोजिट साइड से देखा कि वाइट कलर का फ्लैग कोई हिला रहा है। वेव करना मतलब हिलाना। तो वाइट कलर का फ्लैग रिप्रेजेंट करता है शांति को। और अगर आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ध्यान से सुना हो तो ये बात चल रही है जब ब्रिटिशर्स की और जर्मन्स की लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी। तो वॉर के बीच में एक जर्मन ने अपना वाइट फ्लैग हिलाया और शांति के लिए बोला। Then they were calling out to us from across no man's land. अब फिर वो जो जर्मन्स थे वो हमें यानी कि जिम के साइड वालों को आवाज़ देकर बुला रहे थे, और क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ये जो टॉमी है ये ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स का नाम है, और ये जो फ्रिट्स है ये जर्मन के सोल्जर्स का नाम है। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you." अब वहाँ पर जो जर्मन्स के सोल्जर्स थे जिन्हें हम फ्रिट्स बोल रहे हैं, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, "हैप्पी क्रिसमस टॉमी।" तो इधर से जो हमारी साइड के सोल्जर्स थे यानी कि जो जिम के साइड के सोल्जर्स थे, उन्होंने भी रिप्लाई में बोला, "सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू." आई थॉट दैट वुड बी दैट। अब जिमी को लगा कि सिर्फ इतना ही है, उन्होंने विश कर दिया और ये चीज़ यहीं पर ख़त्म हो गई है। We all did, but then suddenly one of them was up there in this grey greatcoat and waving a white flag. अब इनको क्या लगा जिमी को कि ये चीज़ तो यहीं पे ख़त्म हो गई, उन्होंने मैरी क्रिसमस बोला, हमने रिप्लाई दिया, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जर्मन का एक सोल्जर्स अपनी ट्रेंच से बाहर निकल के खड़ा हो गया। उसने ग्रे कलर का कोट पहन रखा था और वो वही फ्लाइट फ्लैग को हिला रहा था। डोंट शूट लैड्स, लैड्स बच्चों को बोलते हैं। तो जर्मन सोल्जर्स ने इनको बोला, हमें शूट मत करना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। और जैसा कि उन्होंने बोला था कि हमें शूट मत करना, इस वजह से किसी ने भी शूट नहीं करा। Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down. I told the men it's a trick, but it wasn't. अब धीरे धीरे एक एक करके सारे फ्रिट्स वहाँ से उस ट्रेंच में से बाहर निकल के खड़े हो रहे थे। फ्रिट्स यानी कि जर्मन सोल्जर्स हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ।
तो एक एक करके जब फ्रिज बाहर खड़े हो रहे थे तो जिम को लगा ये तो एक चाल हो सकती है और हो सकता है ये ऊपर आकर सबको गोलियां मार दें। तो जिम सबको बोल रहा था अपने अपने सर नीचे झुका कर रखो, हो सकता है ये उनकी चाल है, लेकिन इट वॉजंट, वो एक चाल नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. अब जर्मन्स का एक सोल्जर अपने सिर पर एक बॉटल हिला रहा था और बोल रहा था ये तो क्रिसमस डे है। टॉमी यानी के ब्रिटिश सोल्जर्स। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. जो ये फ्रिज थे वो अपने साथ स्नैप्स और सॉसेजेस लेकर आए थे। ये खाने की चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने बोला कि हम तुमसे मिलेंगे और फिर डजन्स, बहुत सारे फ्रिज सोल्जर्स अपने अपने ट्रेंचेस से निकलकर जिम और उनके लोगों की साइड यानी कि टॉमी की साइड आने लगे। इनके पास खाना था और राइफल्स नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? अब ये जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस है ये ब्रिटिशर्स की साइड वाला है, मतलब जिम की साइड वाला है। तो इसने बोला चलो उठ जाते हैं, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर वो हमारे साथ, वो यानी कि जर्मन्स हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो हमें भी आगे बढ़कर उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। और जैसे ही लिटिल प्राइवेट मॉरिस ने ये बोला ब्रिटिश की साइड से भी सारे लोग खड़े होने लगे। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन। जिम ने बताया कि मैं तो ऑफिसर था तो मुझे अपने सोल्जर्स को उसी वक्त रोक देना चाहिए था। आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। अब जिम जब लेटर लिख रहा था तब उसने बोला कि वैसे तो मैं एक ऑफिसर था तो मैं चाहता तो मैं अपने सोल्जर्स को वहीं पर रोक देता, लेकिन उस टाइम पर जब वो लोग आके जाकर एक दूसरे से मिल रहे थे मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मैं लोगों को रोक भी दूँ। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. ये वहाँ पर क्या देख सकता था कि उस साइड से जर्मन सोल्जर्स तो ग्रे कोट पहनकर आ रहे हैं और ब्रिटिश सोल्जर्स खाकी कोट्स में यहाँ से जा रहे हैं और दोनों बीच में एक दूसरे से मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और जो जिम है वो भी इन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। अब डेली तो ये लोग यहाँ पर वॉर कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं और उसके बीच में आज ये लोग क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. अब ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था, ये अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा था। जब एक फ्रिट्स ऑफिसर यानी कि जर्मन ऑफिसर इसके पास आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया इससे हाथ मिलाने के लिए। किससे हाथ मिलाने के लिए? जिम से हाथ मिलाने के लिए। और उसने बोला हैंस वुल्फ, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। जो फ्रिट्स ऑफिसर था उसने अपना जगह बताया कि मैं डसलडॉर्फ से आया हूँ और मैं वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ। और ये बोलकर इसने साथ ही में बोल दिया हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब जो हमारा जिम था उसको उसने किसी और नाम से बोला था तो इसने फिर जिम ने अपना नाम बताया कि इसका नाम है कैप्टन जिम मैकफर्सन और फिर इसने भी हैप्पी क्रिसमस का जवाब हैप्पी क्रिसमस से ही दिया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और फिर जिम मैकफर्सन ने भी बताया कि वो क्या काम करता है। वो एक टीचर है और वो
डॉर्सेट में रहता है। डॉर्सेट कहाँ है? इंग्लैंड के वेस्ट में है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। और जैसे ही फ्रिट्ज ऑफिसर ने डॉर्सेट वर्ड सुना, उसने स्माइल किया। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम ration and his excellent sausage. अब इन्होंने क्या करा, आपस में बहुत सारा खाना एक्सचेंज करा और खा लिया। And we talked, Connie, how we talked. He spoke almost perfect English. अब जिम को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक जर्मन इतनी अच्छी इंग्लिश में बातें कर रहा था। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never been in England. अब पहले जब उसने डॉर्सेट का नाम सुना था तो जर्मन ऑफिसर ने बोला था, अरे मुझे तो ये जगह पता है। लेकिन जब उससे आगे बात करी तब पता लगा कि वो कभी इंग्लैंड के अंदर आया ही नहीं था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने जितना भी डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था वो बुक्स की वजह से था। उसने बुक्स पढ़ी थी और स्कूल में पढ़ी थी और फिर भी उसको इतना कुछ याद था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. अब जर्मन सोल्जर फ्रिट्ज ने बताया कि उसको थॉमस हार्डी नाम का एक राइटर बहुत पसंद है और उसकी जो बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वो भी बहुत पसंद है। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। उसका मतलब है उन्होंने वहाँ पे हर तरह की अलग अलग बातें कर ली थी। He had a wife and one son, born just 6 months ago. उसको जिम को बातों बातों में पता लगा कि उस जर्मन सोल्जर का एक 6 महीने का बेटा भी है और एक वाइफ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब जब हमारे जिम ने आसपास देखा तो सभी जगह पर खाकी और ग्रे कलर के कोट्स पहने हुए लोग आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. जिम ने कॉनी को बताया कि जो जर्मन सोल्जर है और जो मैं हूँ, हम दोनों ने क्रिसमस का केक भी शेयर करके खाया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. अब जिम ने कॉनी को बताया कि बातें करते करते उसने बोला कि मर्जीपैन एक खाने की डिश है। तो जर्मन सोल्जर ने बोला कि ये जो मर्जीपैन है ये बहुत टेस्टी होता है। तो बिल्कुल हमारे जिम ने एग्री करा कि ये तो सच में टेस्टी होता है। जिम को एक चीज़ बहुत सरप्राइज लग रही थी कि ऑल्दो जो जर्मन सोल्जर है वो इसका दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो लोग हर चीज़ पर एग्री कर रहे थे, उनके अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही थी और वो दुश्मन होने के बावजूद इतने अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। Then someone I don't know who brought out a football. अब एक ऐसा इंसान भी था वहाँ पर जिसको हमारा जिम नहीं जानता था, वो फुटबॉल लेकर आ गया। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz, out in the middle of no man's land. और फिर वो सभी लोग फुटबॉल खेलने लगे। फुटबॉल खेलने के लिए गोल पोस्ट चाहिए, तो इन्होंने गोल पोस्ट की जगह अपने अपने कोट उतार कर रख दिए थे। अब जो मैच चल रहा था वो फ्रिट्स और टॉमी के बीच में था। टॉमी यानी के ब्रिटिश सोल्जर्स, फ्रिट्स यानी के जर्मन सोल्जर्स। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Hans Wolf उसी जर्मन सोल्जर का नाम है और आई यानी कि जिम। तो ये दोनों लोग फुटबॉल मैच को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे और अपने अपने सोल्जर्स के लिए चीयर भी कर रहे थे।
There was a movement when I noticed our breath mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. एक टाइम ऐसा आ गया था जब इन दोनों को ये नोटिस हुआ कि सारे सोल्जर्स इतने फ्रेंडली हो चुके हैं, एक फ्रेंडली एयर आसमान में थी। तो इन्होंने अपने अंदर ही सोचा कि काश कितना अच्छा हो जाता अगर हमारी वॉर भी इसी तरीके से ख़त्म हो जाती। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइव्स बिकम विडोज। इसने सोचा कि अगर एक फुटबॉल मैच के जितना ही हमारा वॉर होता तो हम फुटबॉल मैच खेलकर ही हमारी लड़ाई को सॉल्व कर लेते। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है, कोई बच्चा ऑर्फन नहीं होता है, ऑर्फन यानी कि अनाथ नहीं होता है, कोई वाइफ्स विडो नहीं होती है, विडो यानी कि विधवा नहीं होती है। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। अब इसने बोला कि नहीं, मुझे तो क्रिकेट पसंद है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रॉबेबली। जर्मन्स का जो फेवरेट गेम है वो है हॉकी, सॉरी फुटबॉल, और टॉमी का यानी कि ब्रिटिशर्स का फेवरेट गेम है क्रिकेट। तो टॉमी ने बोला कि हम तो क्रिकेट खेलेंगे, और उन्होंने जर्मन्स ने बोला कि फुटबॉल, क्योंकि अगर ये लोग क्रिकेट खेलेंगे तो ये जीत जाएंगे। ये मजाक ही चल रही है, यहाँ पे सीरियस बात नहीं हो रही है। We laughed at that and together we watched the game. ये फिर से हंसने लगे और साथ में मैच देखने लगे। Sad to say, dearest Connie, by Christmas time next year. Oh, sorry, I left one page. Sad to say, Connie, Fritz won 2 goals to me. अब जो फ्रिट्ज टीम थी उनके 2 गोल्स हो चुके थे और हमारा सिर्फ एक हुआ था। But as Henswolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. फिर हैंसवुल्फ ने बताया कि जो उनका गोल है वो बहुत पास है और हमारा गोल कोस्ट बहुत दूर है, इसी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. अब जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, इन्होंने रियलाइज़ करा कि जितना भी खाने का सामान इनके पास था वो सब भी ख़त्म हो चुका है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब जैसे ही इनको पता था कि ये लोग वापस जाने वाले हैं, जिम ने हैंस को विश करा कि काश ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए, तुम अपनी फैमिली से जल्दी मिलो और हम सब हमारे घर पे वापस चले जाएं। आई थिंक दैट इज़ what every soldier wants on both sides, हैंसवुल्फ said. हैंसवुल्फ ने बोला शायद यही एक ऐसी चीज़ है जो हर सोल्जर, चाहे वो ब्रिटिश सोल्जर हो या फिर जर्मन सोल्जर हो, वो दोनों यही चाहते होंगे। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट, नॉर यू। हैंसवुल्फ ने आगे बोला कि जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना और मैं भी इस मूवमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी मत भूलना। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. हैंसवुल्फ ने जिम को सल्यूट किया और फिर उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, फिर भी उसको जाना पड़ा। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. हैंसवुल्फ ने एक बार तो पीछे मुड़कर बाय बोला, लेकिन उसके बाद वो फिर पीछे नहीं मुड़ा और फिर बहुत से सोल्जर्स थे जो कि ग्रे कोट पहने हुए वापस से अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे, ये भी उन्हीं में मिक्स हो गया। That night, back in our dugouts, we heard them singing carol and singing it quite beautifully. उस रात जब हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस में थे, अपने अपने डगआउट्स में थे, तो वहाँ पर हमने फ्रिज की साइड से कैरल्स सुने। क्रिसमस में हम लोग कैरल्स गाते हैं और बहुत अच्छे से वो लोग कैरल गा रहे थे। It was Tilinachi's silent night. Our boys gave them a rousing chorus of white shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all
टेल साइलेंट। अब थोड़ी देर तक तो जर्मन्स के सोल्जर्स भी कैरल्स गा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स भी कैरल गा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद सब साइलेंस हो चुका था, सब शांत हो चुका था। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई विल। ये जो आज का दिन था, ये एक इतना शांति और इतना अच्छा दिन निकला है, इस दिन को मैं हमेशा याद रखूंगा। Dearest Connie, by Christmas next time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. जिम ने कॉनी को बोला कि अगले साल क्रिसमस तक ये जो वॉर है ना, ये एक बहुत ही बुरी मेमोरी बन जाएगी, क्योंकि वॉर में बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. जिम ने बताया कि आज की इस पार्टी के बाद मुझे ये तो पता है कि हर सोल्जर, हर आर्मी लड़ाई नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी लड़ाई ख़त्म हो जाए और शांति बनी रहे। ऐसा एक दिन ज़रूर होगा और हम सब ज़रूर मिलेंगे। So this was the end of the second part. The chapter is not over, just the second part is over. Now I will just cut this video over here only because the video is very long. The next part of this chapter, it will be uploaded in the next video. The link will be given in the description box. Do watch it. If you're having doubts till here, you can write it in the comment section or you can contact me via the email provided in the description box. Thank you so much.